गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 67 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हम अपना पाठ पढ़ रहे थे जीव जनन कैसे करते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में कि वो क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उसमें कैसे लैंगिक जनन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दो तरीके के जनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, जो हमारी संतति होती है वो दो जनकों से होती है, और अलैंगिक में क्या होता है, एक जनक होता है। ठीक है, यहाँ पे दो जनक होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यह युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आदि होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। ठीक है, दोनों की दो जनक है, दोनों से हमने क्या ली, दोनों से कुछ कुछ क्रोमोसोम लेकर हम एक जो नई संतति है वो उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, जरूरी क्यों है ये, तो देखो लैंगिक जनन दो युग्मों को इसके संलयन से होता है। दो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, उनके संलयन से होता है ये। तो इसका परिणाम क्या होता है, जो संतति है उसमें गुण अलग अलग आते हैं। ठीक है, अलग अलग गुण आते हैं, विभिन्नता को बढ़ावा देती है, अलग अलग चीजें आती हैं। तो इसमें जो नए गुण है, नए गुण का संयोजन होने के कारण नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखो अलग अलग हर बार, जैसे हम हैं, पहले हम जैसे बंदर थे, ठीक है, कहने का मतलब बंदर वो नहीं, जैसे हम बंदर की तरह थे, ठीक है, आपने देखा होगा। तो जो हमारी मानव जाति है उसमें अब धीरे धीरे कैसे हम बदलते गए, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया था, उदाहरण से भी। ये जैसे पहले हम बंदर की तरह थे, फिर धीरे धीरे हम क्या हो गए, एक सीधे इंसान में परिवर्तित हो गई। तो ये जो चेंज है, जो ये बदलाव है, क्या ये एकदम से आया है, क्या आप सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच गए हो, नहीं। धीरे धीरे जो ये बदलाव आया, जो ये विकास हुआ है, ये जो विकास, जो ये विभिन्नताएं आ रही हैं, ये किसके कारण आ रही है, लैंगिक जनन के अंदर जो गुण है वो अलग अलग आते हैं। क्योंकि दो जनक होते हैं, एक के गुण आए तो हम बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन दोनों के गुणों से मिलकर एक नया गुण बनता है, नया गुण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कुछ और बदलाव होता है, पहले से भी बदलाव होता है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है और नई स्पीशीज की उत्पत्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। नई चीजें भी जो नहीं, अब एक तो स्पीशीज है नहीं दुनिया में, देखो चीजें वही है, जनन है, लेकिन उसी जनन से देखो कितनी अलग अलग चीजें बन रही हैं। हम मानव बन रहे हैं, अब छिपकली है, मछली है, या फिर ये जो जानवर हैं, सब अलग अलग प्रजाति जो ये हैं, ये किस कारण बनी है, ये जो अलग अलग गुण है इन्हीं के कारण बनी है, वरना सब कुछ एक जैसा होता। ठीक है, तो इसी जो लैंगिक जनन के अंदर दो जनकों में जो थोड़े थोड़े जो बदलाव हर बार होते हैं वो आवश्यक है हमारे विकास के लिए भी, और जो नई स्पीशीज है उनकी उत्पत्ति के लिए भी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो पुष्पी पौधे होते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, उसके अंदर कैसे लैंगिक जनन होता है। तो देखो जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। ठीक है, ये क्या है, उदाहरण है इसके। एकलिंगी में क्या होते हैं आपके पास, जिसमें इन दोनों में से एक चीज होती है। ठीक है, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से कोई एक चीज अगर होती है तो वो होता है एकलिंगी। लेकिन अगर दोनों होते हैं, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर अगर दोनों उपस्थित होते हैं तो वो क्या होगा, उभयलिंगी होता है। इसके उदाहरण क्या है, जैसे गुड़हल और सरसों। ठीक है, ये उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं, और ये एकलिंगी और उभयलिंगी क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, ये दो चीजें क्या होती हैं, पुंकेसर स्त्रीकेसर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखो आवृतबीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। देखो आवृतबीजी आपने देखा होगा, कुछ जो आवृतबीजी क्या होंगे, ये एक प्रजाति है किसकी, जो पौधे होते हैं जिनके फूल होते हैं। ठीक है, तो उनके जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो उनके जनन के अंग होते हैं ना, जो जनन के अंग, जैसे हमारे जनन के अंग होते हैं पैदा करने के लिए, ऐसे ही सबके जो फूल पौधे हैं उनके भी होते हैं। तो उनके जो जननांग होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पुष्प में होते हैं, फूल में होते हैं। ठीक है, पुंकेसर नंजनांग है। अभी मैं आपको बता रही थी ना ये क्या होता है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये पढ़ेंगे हम, ये क्या होते हैं, जिनके अंदर ये दोनों होते हैं या नहीं होते। तो देखो पुंकेसर क्या होता है, नर जनांग होता है। जैसे हमारे अंदर एक किसका, हमारे अंदर जो जन अंग होते हैं, एक किसका होता है, नर का और एक मादा का, है ना। एक जो स्त्री है और एक जो पुरुष है, उनका होता है अलग अलग। इसी तरीके से पौधों के अंदर भी होता है। किसका होता है, जो पौधों के अंदर नर का जो मतलब जो मेल का होता है ना, ठीक है, पुरुष का जो जन अंग होता है वो होता है पुंकेसर। ठीक है, जो पराग कण बनाता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो फ्यूजन होता है, संगम होता है, इसी तरीके से इनके अंदर भी होता है, जिसको हम परागकण अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी क्या होता है परागकण। तो ये क्या होता है, परागकण बनाते हैं। ठीक है, जिसके ये परागकण ही है क्या, एक जो नर है, ये जो परागकण है यही आपस में क्या होते हैं, नर और जो हमारी वो है महिला है, जो भी, सॉरी महिला कह रही हूँ मैं, जो हमारी नर और मादा है, इन दोनों के संगम से जो मिलकर बनता है,
ठीक है, क्योंकि दो दो की जरूरत होती है, दो जनक की, क्योंकि लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें जो ट्रांसफर होता है, यहाँ से जो नर से जो मादा की तरफ जाता है, जो होता है वो क्या होता है, परागकण होता है। अब देखो स्त्री केसर क्या होता है, पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है, जो पुष्प फूल होता है उसके बीच में होता है, तथा ये पुष्प का मादा जनांग, जो मादा का जनन का अंग होता है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। नाम से ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यह 3 भागों में बनता है, जो ये हमारा स्त्री केसर है ये 3 भागों में बनता है। ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, आपको जो आपको ये येलो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जो इस तरीके से देखो यहाँ बना हुआ है ऐसे करके, यहाँ बना हुआ है ना, ये क्या होता है, हमारा स्त्रीकेसर होता है। ये 3 हिस्सों में बटा होता है, एक ये वाला, एक ये और एक ये। तो जो ये वाला हिस्सा होता है आधार पर फूला भाग, ये क्या होता है, अंडाशय होता है। ये क्या होता है, अंडाशय होता है। मध्य के लंबा भाग ये क्या होता है, वंतिका। जो ये बीच वाला लंबा हिस्सा होता है ये क्या है, ये क्या होते हैं, वर्तिका होती है। और शीर्ष भाग जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये इस तरीके से जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा क्या होता है, हमारा चिपचिपा होता है। ये शीर्ष भाग ये क्या होता है, वर्तिक्राग है, ठीक है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं, जो मक्खी वगैरह होती हैं, ये इस पर आके बैठ जाती हैं और यहाँ से परागकण को एक जगह से दूसरी जगह ये पहुँचाती हैं, ठीक है। अब देखो अंडाशय में बीजांड होते हैं। अब अंडाशय में क्या होंगे, बीजांड होंगे। जो प्रत्येक बीजांड में क्या होगा, अंड कोशिका, जो अंडे का एक कोशिका होती है, एग सेल जिसको बोलते हैं, अंड कोशिका होती है। तो परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलयित हो जाता है। कहाँ पर ये मिलते हैं, जो हमारी अंड कोशिका होती है, आपको दिख रहा है इसके अंदर ये जाकर मिलते हैं नर युग्मक। तो जनन कोशिकाओं के इस युग्म या निषेचन में युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। तो ये जो जनन कोशिकाएं हमारी होती है, जिससे जनन होता है, तो जनन कोशिकाओं के इस युग्म जो ये आपस में जब ये मिलते हैं, ठीक है, ये मिलकर एक नए पौधे का निर्माण करने की इनके अंदर क्षमता आती है। क्योंकि एक से नहीं हो सकता, 2 जनकों से होगा। तो जब ये दोनों युग्म आपस में मिलते हैं तो नए पौधे की विकसित होने की क्षमता होती है। अब देखो उसके बाद है परागकण का पुंकेसर से वर्तिक्राग का तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। देखो परागकणों के जो ये परागकण होते हैं, ये परागकण मैंने आपको बताया था जैसे पोलन के छोटे छोटे ऐसे बिंदी से आपने फूलों पे देखा होगा, हल्के हल्के बीच में पीले पीले से ऐसे वो होती है बिंदु जितने छोटे छोटे वो होते हैं, कण होते हैं, वो परागकण होते हैं। तो वो परागकण है ना, वो पुंकेसर, ये क्या है, जो हमारा नर का जनन का अंग है और जो हमारा स्त्री का जनन अंग है, ये 2 होते हैं। तो पुंकेसर से क्या होता है, ये वर्तिक्राग तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। मतलब ये क्या होगा, जो हमारा पुंकेसर है, यहाँ पे जो ये जो परागकण है ना, परागकण क्या होगा, यहाँ से घुसेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको ऐसे बताया था, ये चित्र था। तो ये क्या होता है हमारा, यहाँ से ये ऊपर से घुसे, ये वर्तिक्राग होता है, वर्तिक्राग से ये घुसेगा और अंदर कहाँ जाएगा, जो ये हमारा अंडाशय था ना, यहाँ तक पहुँचेगा। तो जो ये परागकण है, परागकण का पुंकेसर से ये आया और यहाँ से ये वर्तिक्राग तक स्थानांतरण, यहाँ तक जो ये जाता है, इसका जो ये स्थान होता है पुंकेसर से यहाँ लास्ट तक जो ये स्थानांतर होता है, ये परागण कहलाते हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिक्राग पर होता है, मान लो उसी फूल जो जिस पुष्प पे जिसका वो परागकण है उसी पे वो स्थानांतरित होता है, उसी के फूल में ये जाता है अंडाशय में, तो वो क्या होता है, स्वपरागण होता है। लेकिन अगर पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, जो ये परागकण है ये एक फूल से दूसरे फूल पर जाएं, तो वो क्या होता है, परपरागण होता है, ठीक है। अगर अपने ही फूल पे स्थानांतरित हो तो स्वपरागण, और दूसरे फूल पे स्थानांतरित हो तो परपरागण, ठीक है। तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। जो ये पुष्प है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, एक फूल से दूसरे फूल तक जो ये परागकण है, ये किसके थ्रू जाते हैं, आप कहोगे ये जाते कैसे हैं। अब ये तो है, फूल तो चल तो सकते नहीं है, तो ये कैसे जाते हैं, जो वायु है, हवा चलती है, जल है, प्राणी है जैसे, या फिर जो छोटे ये जानवर होते हैं, मैंने मक्खियाँ वगैरह आपको बताई थी, इनके थ्रू ये जो परागकण है ये एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं, ठीक है। परागकणों के उपयुक्त वर्तिक्राग पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मों को अंडाशय में स्थित मादा युग्म तक पहुंचाना होता है। जो परागकण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, यहाँ पे वर्तिक्राग पर पहुंचने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्म तक पहुंचना होता है। ये क्या होता है, यहाँ तक जो हमारा अंडाशय भी मैंने आपको बताया था, यहाँ तक इसको पहुंचना होता है। तो यहाँ तक इसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नालिका विकसित होती है, एक पतली सी क्या होती है, ट्यूब की तरह, एक नाली की तरह एक नालिका विकसित होती है। तो वो वर्तिका से होती है,
जो ये हमारा ऊपर देखो ये होता है ना, ये जो नालिका, यहाँ पे नालिका से क्या होगा, यहाँ से वो नीचे की तरफ अंडाशय की तरफ जाएगा। ठीक है, तो परागकण में से यह नालिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। जो हमारा बीज है इसके अंदर, अब यहाँ पर बीजांड है, जो वर्ती क्या होगी, जो पतली सी लाइन है ना, देखो ये तो क्या होगा वर्तिक्राग, ये क्या होगा वर्तिका। ठीक है, ये वर्तिका से होते हुए कहाँ जाएगी, जो हमारा बीजांड है नीचे अंडाशय में, वहां तक ये इसके थ्रू, नालिका के थ्रू नीचे जाएगी। तो जहाँ भ्रूण विकसित होता है, यहाँ पे जो भ्रूण है वो नीचे जाके यहाँ विकसित होगा। तो बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, मतलब अपनी चारों तरफ क्या हो जाता है, वो एक परत बना लेता है, कठोर सी मजबूत परत बना लेता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाती है, जिसको जो बाद में क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तो अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, बढ़ना शुरू करता है अंडाशय, और परिपक्व होकर फल बनता है। और उसके बाद ये क्या बनता है, बीज बना, बीज के बाद वो क्या बनेगा, फल बनना शुरू होगा। इस बीच में जो ये बाकी जो हिस्से हैं, पंखुड़ी है, पुंकेसर, वर्तिका, वर्ताग, ये क्या होते हैं, मुरझाकर ये गिर जाते हैं, और फिर क्या रह जाता है, सिर्फ फूल रह जाता है। ठीक है, या फिर जो हमारा फल है वो रह जाता है। तो बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। जो हमारा बीज होता है उसके अंदर क्या होता है, भावी पौधा या भ्रूण होता है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। उसके अंदर जैसी सिचुएशन, जैसा उसको इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कुछ कंडीशन होती है ना, कि जैसे हमारे पौधे हैं, उसको सूरज की रोशनी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, खाना बना, ये चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए सबकी क्या होती है, अलग अलग डिमांड होती है। तो जब इसकी डिमांड पूरी हो जाती है, जो स्थिति जब इनकी परिस्थितियाँ, उस परिस्थिति जो इनकी है मिल जाती है उनको, तब ये विकसित हो जाते हैं। और क्या बन जाता है, वो एक छोटा जैसे ये बीज है, ये फूट के अंकुरित हो गया, इसके अंदर एक छोटा सा पौधा निकला है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम अंकुरण बोलते हैं। मतलब बीज में से फूट कर क्या है, एक छोटा सा पौधा निकला है। जब शुरू होता है ना, पौधा उगना शुरू होता है, बिल्कुल छोटा सा निकलता है, वो क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। ठीक है, बीज से जब वो पौधे में परिवर्तित होता है। अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनको करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो देखो, आपको पता है जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में तो विभिन्नताएं होंगी, क्योंकि 2 जनक होते हैं, इसमें 2 जनक होते हैं। तो लिखोगे लैंगिक जनन 2 युग्मों को संलयन से होता है, जिससे उनमें अलग अलग गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। 2 युग्मों को से होता है, तो इसलिए क्या होगा, अलग अलग गुण आएंगे, माता के पिता के। ठीक है, तो नए गुण आएंगे, तो नए गुणों की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये विभिन्नता की स्पेलिंग ठीक है शायद, है ना। तो अब देखो, विभिन्न डबल यहाँ पे न आएगा, ये लिख लेना। ठीक है बेटा, ये आएगी विभिन्नता की स्पेलिंग। तो ये देखो, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, 2 युग्मों के संलयन से होता है, ये इसलिए अलग अलग गुण आते हैं, माता के भी पिता के भी। तो एक ही गुण, अगर एक ही जनक होगा हमारा, तो सेम उसी जैसे सारे गुण आएंगे। अब 2 का जो कॉम्बिनेशन है ना हमारा क्रोमोजोम का, वो अलग बनता है, इस कारण क्या होता है, इसमें विभिन्नता होती है। ये आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लिखोगे लैंगिक जनन में निम्नलिखित कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, लैंगिक जनन 2 युग्मों संलयन से होता है, इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा, इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है। देखो, ये होती है विभिन्नता की स्पेलिंग, तो ये आप ऊपर भी लिख लेना, यहाँ ना ये वाली स्पेलिंग लिख लेना। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक नया रह गया, इसको ठीक कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये आपके वर्कशीट में एज इट इज सेम वही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 2। अब चलो प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, एकलिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण आपको देने हैं। तो आपको दिए गए थे एकलिंगी पुष्प के क्या उदाहरण थे, पपीता और तरबूज। उभयलिंगी पुष्प के क्या उदाहरण थे, गुड़हल और सरसों। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, स्वपरागण एवं परपरागण में विभेदन कीजिए। तो देखो, इसमें क्या अंतर है, जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिक्राग पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था, एक ही पौधे, अपने ही पौधे के किसी फूल पर अगर वो क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, तो वो स्वपरागण होता है। लेकिन दूसरे फूल पर जा रहे हैं वो, तो क्या होगा, वो परपरागण होगा। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिक्राग पर पहुंचते हैं, वो क्या होता है, परपरागण कहलाता है। ठीक है, जाति वही, देखो क्या लिखा हो, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे पे जा रहे हैं लेकिन उसी जाति का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। उसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न 5 है, अंकुरण क्या है, बीज
तथा फल कैसे बनते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अंकुरण क्या है ये आप लिखो। बीज है, सॉरी ये बीज आएगा यहाँ पे, ठीक है, बीज। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई हैं आज, है ना, 2 मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है कभी कभी, इसको ठीक कर लेना। आप बीज लिख लेना। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण हो गया। अंकुरण क्या होता है हमने बता दिया। उसके बाद है बीज तथा फूल कैसे बनते हैं, ये आपको बताना है। तो आप लिखोगे बीज तथा फूल कैसे बनते हैं, ये लिखोगे। बीजाणु के चारों तरफ कठोर परत बन जाती है और धीरे धीरे ये बीज में विकसित हो जाता है। पुष्प का अंडाशय विकसित होकर फल का रूप लेता है जिसके भीतर बीज होते हैं। फूलों के अन्य हिस्से जैसे ये बादल है, पुंकेसर है, स्टिग्मा और वर्तिका सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, ये देखो जो स्टिग्मा है इसको बेटा यहाँ पे वो कर लेना। आप इंग्लिश में अगर स्टिग्मा भी वैसे ठीक है, लेकिन आप इसको हिंदी में करना चाहते हो ना तो हिंदी में कर लेना। देखो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये आपके हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, ये आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट है। तो आप यहाँ से वर्तिक्राग लिख सकते हो स्टिग्मा की जगह। ठीक है, स्टिग्मा की जगह वर्तिक्राग, ये स्पेलिंग मैंने आपको दिखा दी है, ये लिख लेना आपको। ठीक है, मर्जी है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी। तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न आज की वर्कशीट के। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ 1-2, बट डोंट वरी, आगे से नहीं होंगी। तो आज मैंने दोबारा से रीचेक नहीं किया, बट इट्स ओके। अच्छे बच्चे हो आप, पढ़ने में कर लेते हो इतनी एडजस्टमेंट। तो चलो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।